हेलो गाइस। आज हम जानेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तत्व कहते किसे हैं। तो इसके लिए सिंपल सी एक परिभाषा है जिसे आप लोग याद रखिए। समान परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को ही तत्व कहते हैं। जैसे यदि कोई नाइट्रोजन है, यह कोई तत्व है, तो यह जितने परमाणुओं से मिलकर के बना होगा यह इसी के जैसे परमाणु होंगे, अर्थात बहुत सारे नाइट्रोजन परमाणुओं से ही मिलकर के बना होता है। उदाहरण के लिए आपने नाम सुने होंगे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। सोडियम आपने सुना होगा बहुत ही अभिक्रियाशील होता है, जिसको चाकू से भी काट सकते हैं। सोना आपको नजर आ रहा है, मैग्नीशियम आपको दिख रहा है। अभी तक जितने भी तत्वों की खोज हुई है वो 118 हैं लगभग, और प्राकृतिक रूप में जितने तत्व पाए जाते हैं वो 98 तत्व पाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये आखिर तत्व हमें दिखाई कहाँ देते हैं। तो छात्रों, अपने आसपास जो भी आप वस्तुएं देख रहे होते हैं उन सभी के अंदर जो है तत्व मौजूद होते हैं, या तो मिश्रण के रूप में होंगे या यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब बच्चों, बात उठती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता आखिर है ही क्यों। तो इसका सीधा सा जवाब है, बहुत सारे तत्व हैं जिनकी खोज हो गई है, सबकी अलग अलग प्रवृत्ति है, सबके अलग अलग गुण हैं, तो हमें उनके गुणों को क्रमवार स्थिति में, सुव्यवस्थित स्थिति में जानने की आवश्यकता होती है। तो इसका सिंपल सा हम कह सकते हैं, तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे तत्वों के वर्गीकरण में आरंभिक प्रयास क्या क्या हुए। एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक डोबेराइनर जी, ये जर्मनी के रसायन विशेषज्ञ थे। इन्होंने 1817 में अपनी स्टडी की इस विषय में और प्रयास किया जितने तत्व उस समय ज्ञात थे उनको व्यवस्थित करने का। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया। तो उन्होंने एक सजेस्ट करा कि इस तरह से व्यवस्थित करने के बाद एक 3-3 का सेट प्राप्त होता है, जिसको उन्होंने त्रिक का नाम दिया। त्रिक है 3 तत्वों का एक समूह। इसको डोबेराइनर का त्रिक भी कहा जाता है। तो यदि इसकी परिभाषा की बात पूछी जाए तो आप कह सकते हैं, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर 3 तत्वों का ऐसा समूह जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। आइए जानेंगे इस उदाहरण के माध्यम से। डोबेराइनर ने उस समय 3 त्रिक सजेस्ट करे। पहला त्रिक आपको दिखाई दे रहा होगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का जो है परमाणु भार 7 होता है, सोडियम का परमाणु भार 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39। पिछली परिभाषा के अनुसार, जिसमें कहा गया था कि बीच वाले तत्व का, अर्थात सोडियम बीच वाला है, उसका परमाणु भार अन्य 2 यानी कि लिथियम तथा पोटेशियम, इनके परमाणु भार का औसत होना चाहिए। तीसरे कॉलम में आप देख पा रहे होंगे औसत निकाला हुआ है। लिथियम के परमाणु भार जो कि 7 है तथा पोटेशियम के परमाणु भार जो कि 39 है, उनका औसत निकाला, कितना आया? 23 आया, जो कि सोडियम का 23 पाया जाता है एटॉमिक मास या परमाणु भार, उसी के बराबर निकला। तो ये बात इनकी यहाँ पे सही दिखाई दी। इसी तरह से दूसरा त्रिक देखा गया जिसमें कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम दिया गया है। कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, बेरियम का परमाणु भार 137 है तथा स्ट्रोंशियम का 88 पाया गया। अब यदि इसको उनकी परिभाषा के अनुसार हम चेक करें तो 40 तथा 137 जो बीच वाला है, उसके अलावा अन्य जो 2 का होता है उसका औसत हम निकालते हैं। 40 तथा 137 का औसत निकाला तो 88.5 आया, जो पूरी तरह जो ढूंढा गया, जिसको निकाला गया 88 आ रहा था, उसके आसपास ही आता है लगभग। तो इस तरीके से इन्होंने ये बताया कि यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लगाएं तो हमें 3 तत्वों का ऐसा समूह प्राप्त होगा जिसमें बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर आता है। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां देखी गई, क्योंकि सबसे बड़ी कमी यह थी कि उस समय के जितने तत्व ज्ञात थे उनमें से केवल 3 ही त्रिक इस प्रकार के बन रहे थे। बाद में नए तत्वों की पहचान भी हुई। नए तत्वों की पहचान होने के साथ ही वो उन तत्वों को इनके त्रिक के हिसाब से सेट किया गया, लेकिन वो सेट नहीं हो पाए, बिल्कुल फिट नहीं हो पाए। तो अंततः ये डोबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत जो है यहाँ पर असफल हो गया। इसके बाद इंग्लिश रसायन विशेषज्ञ न्यूलैंड्स जी आए वर्ष 1864 में। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका वो कहा जाता है अष्टक सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व के गुण के समान मिलते हैं।
देखेंगे। देखिए ये आपको दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन है, बाएं से दाएं चल रहा हूं मैं। हाइड्रोजन पहला तत्व हो गया, उसके बाद लिथियम दूसरा, बेरिलियम तीसरा, बोरॉन बी चौथा, कार्बन सी पांचवा, नाइट्रोजन एन छठा, ऑक्सीजन सातवां तथा फ्लोरीन फिर आ रहा आठवां। तो देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण समान पाए जाते हैं, अतः ये एक ही कॉलम में आ रहा था। कहीं से भी कोई भी तत्व उठा लें, जैसे बोरोन उठा लेते हैं बी वाला, तो इसके अगला आठवां जो होगा उसका उस तत्व में गुण इसके गुण के बराबर दिखाई देंगे। इसके अगला आठवां गिनते हैं, बोरोन के बाद कार्बन दूसरा, नाइट्रोजन तीसरा, ऑक्सीजन का ओ चौथा, एफ पांचवा, Na सोडियम छठा, मैग्नीशियम Mg सातवां और एल्युमिनियम आठवां। तो बोरोन के गुण जो है एल्युमिनियम के गुणों के समान पाए गए, अतः ये एक ही कॉलम में पाया गया। तो इन्होंने इसकी तुलना जो है संगीत के 8 सुरों से कर दी, सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि पहले के बाद जो आठवां पड़ेगा वो पहले के बराबर ही आएगा। तो इन्होंने ये अष्टक का सिद्धांत दिया। अब यदि प्रश्न आ जाए कि इसको अष्टक का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम एवं उसके बाद के आठवें तत्व के गुणों की समानता संगीत के जो सुर होते हैं सारे गामा पा धा नी उनके अष्टक से की गई, इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है अष्टक का सिद्धांत। लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएं देखी गई, इसमें भी कुछ कमियां देखी गई। इसमें कहा गया कि यह नियम केवल और केवल कैल्शियम धातु तक ही लागू हुआ, उसके बाद यह नियम लागू नहीं हो पाया। और दूसरा, नए तत्व जिनकी खोज बाद में हुई, नए तत्व जो जिनकी खोज हुई, डिस्कवर हुए, वो इस सारणी से मेल नहीं खा रहे थे। उनके गुण बहुत ही अलग थे। जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि आठवां वाला मेल खाएगा, गुण मेल नहीं खा रहे थे। अगला, सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक ही स्थान में रख दिया। इसमें एक ये बात देखी गई कि कहीं कहीं पर 2 तत्वों को एक जगह इकट्ठा डाल दिया गया था। जैसे देखिए CO और Ni, कोबाल्ट और निकेल। एक आपको दिखाई दे रहा होगा Ce एंड La, सेलेनियम तथा लिथियम। ये सारे इन्होंने एक में ही डाल दिए। इनको इन्होंने ठीक से नहीं बताया कि पहला कौन सा है, आठवां कौन सा है। तो बिना इसको जो है इन्होंने एक्सप्लेन किए 2 तत्वों को एक ही स्थान में डाल, और फिर बाद में जो नए खोज जिनकी नए तत्वों की खोज हुई वो भी इस अष्टक के क्रमानुसार इसमें फिट हो नहीं पाए। तो अंततः न्यूलैंड्स के अष्टक का यह सिद्धांत भी फेल हो गया। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन। अगली स्लाइड्स में हम जानेंगे अगली क्लास में मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर।